हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस गुरु। आज मैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एयरफोर्स एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, बीइंग अनस्टेबल टू पे वंस डेब्ट। जब कोई किसी का कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट। इंग्लिश में उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? दिवालिया। उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। याद कीजिएगा, बीइंग अनस्टेबल टू पे वंस डेब्ट। बीइंग अनस्टेबल टू पे वंस डेब्ट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट। इसका मतलब याद कीजिएगा, इंसॉल्वेंट। बीइंग अनएबल टू पे वंस डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है? दिवालिया। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के काम करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। याद कीजिएगा, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट बाय स्टार, यानी कि वो विज्ञान जिसमें हम तारों के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट बाय स्टार को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी का हिंदी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का हिंदी होता है एस्ट्रोलॉजी का हिंदी होता है ज्योतिष शास्त्र। याद कीजिएगा, इसका हिंदी क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र। तो चलिए, ये तीसरा रहा। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाही। क्या होता है? नौकरशाही। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एक ऑफिस जहां आप काम कम करते हैं लेकिन आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सिनेक्यूर। उसे क्या कहते हैं? सिनेक्यूर। याद कीजिएगा, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एक ऑफिस जहां आप काम कम करते हैं और आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिनेक्यूर। और सिनेक्यूर का मतलब क्या होता है? वेतनिक या सेवा शून्य। जहाँ पे आप सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, सेवा कम कर रहे हैं, सेवा कम कर रहे हैं और आपको वेतन ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है, एन एडमायरर ऑफ आर्ट। एक एडमायरर ऑफ आर्ट, एन एडमायरर ऑफ आर्ट को क्या कहा जाता है? डिलेटेंट। याद कीजिएगा, एन एडमायरर ऑफ आर्ट को क्या कहा जाता है? डिलेटेंट। वो आदमी जो कला का प्रेमी हो। डिलेटेंट का मतलब होता है कला प्रेमी। डिलेटेंट का मतलब क्या हुआ? कला प्रेमी। डिलेटेंट का मतलब याद कीजिएगा, डिलेटेंट का मतलब होता है कला प्रेमी। एन एडमायरर ऑफ आर्ट, वो आदमी, वो शख्स या वो जो भी कोई भी हो जो कला का प्रेमी हो, उसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में डिलेटेंट कहा जाता है। याद कीजिएगा, एन एडमायरर ऑफ आर्ट इज कॉल्ड डिलेटेंट। हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन है, ए मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वोमेन। एक आदमी जिसके पास औरतों का गुण हो। एक आदमी जिसके पास औरतों का गुण हो, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ए मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वोमेन। उसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इफेमिनेट। उसे क्या कहा जाता है? याद कीजिएगा, इफेमिनेट। ए मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वोमेन, इसे क्या कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में? इफेमिनेट। याद कीजिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वोमेन, इसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इफेमिनेट। और इसका मतलब क्या होता है? स्त्री स्वभावक। स्त्री स्वभावक, इसका मतलब होता है स्त्री स्वभावक। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री स्वभावक। इस क्या होता है? इफेमिनेट का मतलब स्त्री स्वभावक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। वो जिसे घुमाया नहीं जा सकता, वो जिसे चलाया नहीं जा सकता, जो कभी मूव नहीं करेगा, वो जो अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता, उसे कहा जाता है इमोबाइल। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, उसे क्या कहा जाता है? इमोबाइल। उसे क्या कहा जाएगा? इमोबाइल। याद कीजिएगा, 8वां नंबर हमारे पास ये रहा, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, उसे क्या कहा जाएगा? इमोबाइल। उसे क्या कहा जाएगा? इमोबाइल। चलिए हमारे पास ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। फिर से 8 नंबर हो गया है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। कीड़ों के विज्ञान, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे इंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी। अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वर्ड फॉर वर्ड। शब्दों के लिए शब्द को क्या कहा जाता है? शब्दों के लिए शब्द को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे कहा जाता है वर्बैटिम। इसे क्या कहा जाता है? वर्बैटिम। याद कीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है? वर्बैटिम।
क्या कहा जाता है? वर्बैटिम। इसे क्या कहा जाता है? वर्बैटिम। वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड वर्बैटिम इन इंग्लिश। वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड वर्बैटिम इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा, स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना। वो विज्ञान जिसमें हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं और उसमें होने वाले हलचल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे ओशिनियोग्राफी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओशिनियोग्राफी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? समुद्र विज्ञान। और मैंने शायद, मुझे याद नहीं है, 9वां नंबर वर्ड ऑफ बर्ड का मतलब होता है वर्बैटिम। इसका मतलब, इसका हिंदी होता है शाब्दिक। इसका हिंदी क्या होता है? वर्बैटिम का हिंदी क्या होता है? शाब्दिक। तो वर्ड फॉर वर्ड के लिए आपको याद हो गया, वर्ड फॉर वर्ड के लिए हमने क्या कहा? वर्बैटिम। इसका हिंदी होता है शाब्दिक। 10वां नंबर हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना। वो विज्ञान जिसमें हम समुद्र के बारे में और उसके घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ओशिनियोग्राफी। उसे क्या कहा जाता है? ओशिनियोग्राफी। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना इज कॉल्ड ओशिनियोग्राफी। और ओशिनियोग्राफी का मतलब क्या होता है? समुद्र विज्ञान। उसका मतलब क्या हुआ? समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ लॉ के बारे में, कानून के बारे में जो अध्ययन हो, उसे क्या कहा जाता है? नोमोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? नोमोलॉजी। और नोमोलॉजी का हिंदी क्या होता है? विधि विज्ञान। उसका हिंदी क्या होता है? विधि विज्ञान। 12 नंबर, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स वो चीज़, जैसे देखिए फॉसिल्स का मतलब होता है जो फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स का स्टडी ऑफ फॉसिल्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स का स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहा जाता है प्लेइंटियोलॉजी। प्लेइंटियोलॉजी इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। वो अध्ययन जिसमें हम जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्लेइंटियोलॉजी। प्लेइंटियोलॉजी, क्या कीजिएगा एक बार फिर से याद कर लीजिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लेइंटियोलॉजी। इसे क्या कहेंगे हम? प्लेइंटियोलॉजी। क्या कहेंगे? प्लेइंटियोलॉजी। इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। तुम्हारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग लाइक टॉम, ब्यूरिट, टाउन्स। इसे क्या कहते हैं? वो अध्ययन जिसमें हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पुरानी चीज़ों में जैसे क्या हो गया? वो पुराना शहर जो कभी बहुत पुराना था और आज रेत में दब गया, समुद्र में दब गया। पुराने जो किले हो गए उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहता है? आर्कियोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। उसे क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। उसका मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। याद कीजिएगा, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग लाइक टॉम, ब्यूरिट, टाइम्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। उसका मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान, उसका मतलब क्या हुआ? पुरातत्व विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ। फूड या वेल्थ के लिए वो स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब इच्छा होता है, जिसका बहुत ही तीव्र इच्छा हो फूड के लिए, खाने के लिए और लालच हो। कहने का मतलब वो आदमी जो बहुत ही लालची हो खाने के प्रति और वेल्थ के प्रति, उसे बहुत ज़्यादा धन चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीड कहा जाता है। उसे आप हिंदी में लालची कहेंगे, उसे हिंदी में लालची कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रीड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड या वेल्थ। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ इज कॉल्ड ग्रीड। इसका क्या कहा जाता है? ग्रीड। याद कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ इज कॉल्ड ग्रीड। हिंदी में इसे लालच कहा जाता है। 15 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन। आपने बहुत बार सुना होगा कि 2 पर्सन आपस में बहुत ही हेट करते हैं, मतलब वो आपस में बहुत ही नफरत करते हैं। कहने का मतलब, अगर एक एक्स गर्लफ्रेंड हुआ और अगर आपका एक एक्स गर्लफ्रेंड है और एक एक्स बॉयफ्रेंड है, आपस में दोनों क्या होते हैं, जब किसी का ब्रेकअप होता है और कोई चक्कर पे, तो जनरली आज क्या हो जाता है, वो लोग दोनों आपस में बहुत ही नफरत करने लगते हैं। चलो ये बात की बात है, छोड़िए इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन। 2 पर्सन के बीच में जो बहुत ही नापसंद है, जो दोनों आपस को एकदम पसंद नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एंटीपैथी। उसे क्या कहेंगे हम? एंटीपैथी। और एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। एंटीपैथी का मतलब घृणा। याद कीजिएगा, हेट का मतलब भी घृणा, एंटीपैथी का मतलब भी घृणा। 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, स्ट्रीम फ्लो इनटू अनदर बिग रिवर। स्ट्रीम फ्लो इनटू अनदर बिग रिवर। एक छोटा नदी जब एक बड़े नदी में मिलता है तो उस छोटे नदी को कहा जाता है क्या? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी होता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या कहेंगे हम? सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या कहेंगे? सहायक नदी। स्ट्रीम फ्लो इनटू बिग रिवर इन अनदर बिग रिवर। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, इसको क्या कहेंगे हम? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो चलिए याद आपको ये हो गया होगा याद। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, स्टीलिंग फ्रॉम राइटिंग ऑफ अदर।
जब कोई किसी के लेख को चुराता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टीलिंग फ्रॉम राइटिंग ऑफ अदर, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म। उसे क्या कहेंगे हम, प्लेगियरिज्म। और इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा साहित्यिक चोरी। क्या होगा, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी। उसका हिंदी क्या होगा, साहित्यिक चोरी। याद कीजिएगा, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। उसको क्या कहेंगे हम, प्लेगियरिज्म कहेंगे। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। वो स्टेटमेंट, वो कथन जो एकदम ही सत्य है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो हमेशा ही सत्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लेटिट्यूड कहते हैं। उसे हम प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड का मतलब ये साधारण बात, ये एकदम वास्तविक बात है, ये हमेशा सच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे हम प्लेटिट्यूड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्लेटिट्यूड कहेंगे। 19वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये है, डैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड। वो चीज़ जिसे आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिबल। जिसका मतलब जैसे देखिए 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो आपको अगर कोई बोलता है कि 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता, तो आप उसे बस आसानी से इस विश्वास कर लेंगे, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, भारत जीता ही है 2011 में वर्ल्ड कप। तो 19वां नंबर हमारे पास ये रहा, डैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिसको हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रेडिबल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, क्रेडिएबल कहेंगे। याद कीजिएगा, डैट कैन बी इजिली बिलीव्ड इज कॉल्ड क्रेडिएबल, डैट कैन बी इजिली बिलीव्ड इज कॉल्ड क्रेडिएबल। हमारे पास 20वां नंबर क्वेश्चन है, डैट विच कैन नॉट पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड। वो जिसे कभी बुझाया ही नहीं जा सकता, वैसा आग जिसे कभी नहीं बुझाया जा सकता है। आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सन में जो आग लगा हुआ है, सन में जो हीलियम और हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, वो कभी बुझ नहीं सकता, वो धीरे धीरे बुझेगा, लॉन्ग टर्म में बुझेगा। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए होता है, वो कभी ना कभी ख़त्म ही होगा। तो बात की बात है ये सब चीज़। हमारे पास क्वेश्चन है, डैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश। वो चीज़ जिसे आप बुझाया नहीं जा सकता, उसे बोलेंगे क्या, इनएक्सटिंग्विशेबल। उसे हम क्या बोलेंगे, इनएक्सटिंग्विशेबल। इसका हिंदी भी वही होता है, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इसका हिंदी क्या होगा, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जो चीज़ कभी, जिससे आपको कभी संतुष्टि मिले ही नहीं, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वो व्यक्ति या वो चीज़ जो जिसे कभी आप सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते, जिसे आप जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, जो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनसेटिएबल। उसे क्या कहेंगे, डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज कॉल्ड इनसेटिएबल। और इसका मतलब क्या होता है, अतृप्त। इसका मतलब इनसेटिएबल का मतलब क्या होगा, अतृप्त। याद कीजिएगा, इनसेटिएबल का मतलब होता है अतृप्त। 21 नंबर, डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसे क्या कहेंगे, इनसेटिएबल। इसका मतलब होता है अतृप्त। 22वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, टच और स्ट्रोक लविंगली। टच और स्ट्रोक लविंगली, टच और स्ट्रोक लविंगली, इसका मतलब क्या होगा, टच और स्ट्रोक लविंगली का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा फ्यूंडल। इसका क्या होगा, फ्यूंडल। और इसका हिंदी क्या होता है, दुलारना। आप जब किसी को प्यार करते हैं तो उसे थोड़ा सा फहलाते हैं, माथे पर थोड़ा सा एफे करते हैं, तो वही हुआ टच और स्ट्रोक लविंगली, उसे थोड़ा प्यार जताना। जब किसी को कोई छू खेर के और इस तरह से स्ट्रोक करके आप जब किसी को प्यार करते हैं, प्यार जताते हैं, तो उसको एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, फ्यूंडल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, फ्यूंडल। याद कीजिएगा, टच और स्ट्रोक लिविंगली को क्या क्या कहा जाएगा, उसको फ्यूंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्यूंडल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, टच और स्ट्रोक लविंगली का फ्यूंडल कहा जाएगा। 23 नंबर, डैट विच इज फॉक्स लाइक। वो जो लोमड़ी के जैसा हो। लोमड़ी का मतलब, जैसे ही आपको लोमड़ी का मतलब आया, लोमड़ी का मतलब क्या होता है, लोमड़ी एक जानवर है जो बहुत ही चतुर होता है। तो दैट विच इज लाइक फॉक्स लाइक, इसका मतलब हुआ, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो वल्पीन होगा। क्या होगा, वल्पीन। वल्पीन का मतलब क्या होता है, लोमड़ी जैसा धूर्त, लोमड़ी जैसा चालाक। क्या होगा, डैट विच इज फॉक्स लाइक, उसे हम क्या कहेंगे, डैट विच इज फॉक्स लाइक, उसके वल्पीन कहेंगे। डैट विच इज फॉक्स लाइक, उसका क्या कहेंगे, वल्पीन कहेंगे। 24 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, सो डीप डैट बॉटम कैन नॉट बी रीच। इतना गहरा इतना गहरा है कि जिसका तल आपको पता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अनफैथोमेबल। उसे क्या कहेंगे हम, अनफैथोमेबल। अनफैथोमेबल का मतलब होता है अथाह गहरा। उसका मतलब क्या होता है, अथाह गहरा। याद कीजिएगा, अथाह गहरा। सो डीप डैट बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इसका मतलब हुआ अनफैथोमेबल। और इसका जो हिंदी होगा, अनफैथोमेबल का हिंदी होता है अथाह गहरा। 25 नंबर,
25 नंबर का हो गया हमारे पास क्वेश्चन। 25 नंबर क्या है, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे भी मीनिंग होते हैं जिसको आप समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ रहस्य हुआ जिसका आप तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सारा रहस्य है जिसका आप तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस 25 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसका मीनिंग, जिसका आपको अर्थ समझना बहुत ही कठिन हो, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, एब्स्ट्रूस कहेंगे। और इसका हिंदी क्या होता है, एब्स्ट्रूस का गूढ़ रहस्य होता है। क्या होता है, गूढ़ रहस्य होता है। गूढ़ क्या होगा, रहस्य होगा। तो हमारा ये हुआ वीडियो का अंत। तो वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो चूँकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको डेली नया नया कंटेंट देते रहें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए हम जो नया नया चीज़ आप लोग के लिए लाएंगे आपको मिलते रहेगा। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, इसका जो हिंदी मीनिंग है, जो लोग चाहते हैं कि इसका मैं हिंदी मीनिंग डालूं, वो कमेंट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हिंदी मीनिंग चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। चूँकि आप लोग का मैं उत्साह देख के ही ऐसा करूँगा। तो हम मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।